Hello, good morning, dear students. Good morning, sir. Good morning, sir. चलो, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so today we are going to proceeding for the epidemiology. उसमें से हम लोग देखने वाले हैं आज hospital acquired infection. Hospital name itself indicating that we call hospital acquired infection. Yes, sir. अभी जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, नेम इटसेल्फ इंडिकेटिंग एक्वायर्ड मतलब कि जो गेन किया हुआ होता है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड. जो नेचुरली जो चीजें नहीं होती है खुद से जो ली जाती है वी कॉल एक्वायर्ड और वी आर कॉलिंग व्हाट वी आर गोइंग टू बी गेन और रिसीव्ड और अचीव्ड वी कॉल एक्वायर्ड. तो उस हिसाब से रहेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. हॉस्पिटल में जाके वो लिया जाएगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन. नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वन एंड द सेम, ये दोनों सिनोनिम है. लेकिन इसको हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज वन ऑफ द इन्फेक्शन, या अगर हम लोग चलो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं यहां पर, इट इज एन इन्फेक्शन अपेयरिंग इन अ पेशेंट बिकॉज ही हैज विजिटेड द हॉस्पिटल एंड इट इज नॉट रिलेटेड विद द डिसीज फॉर विच द पेशेंट वाज एडमिटेड. मतलब अगर कोई पर्सन है जिसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल के अंदर ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिसीज, एक डिसीज के लिए या डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उस डिसीज के अलावा दूसरा डिसीज उसको हो जाता है ड्यू टू द एडमिशन इनटू द हॉस्पिटल या ड्यू टू द स्टे इनटू द हॉस्पिटल, सो दैट वी कॉल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. मतलब वो हॉस्पिटल की देन रहेगी. समझ में आया? मतलब कोई पर्सन है जिसको कोई डिसीज हुआ है और वो डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो ट्रीटमेंट उसका तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन वो डिसीज के अलावा जो पहले से उसको हुआ है उसके अलावा दूसरा डिसीज उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से हो जाए, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल से कुछ देन उसको मिल जाए या हॉस्पिटल से एक्वायर्ड हो जाए, एंड द सेम इन्फेक्शन जो या सेकंड टाइम जो इन्फेक्शन हो रहा है विच इज नॉट द प्राइमरी इन्फेक्शन, या उसके लिए उसको एडमिट नहीं किया था. सो सच टाइप ऑफ इन्फेक्शन वी आर कॉलिंग नोजोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. मतलब अगर कोई विजिट भी कर रहा है हॉस्पिटल को, जैसे कोई देखने के लिए जाते, बीमार की आदत करने के लिए जाते, देखने के लिए जाते किसी को, हाँ, तो एट दैट टाइम दोज हु आर गोइंग टू बी विजिट द हॉस्पिटल, so they will not be infected with any infection. लेकिन हॉस्पिटल में विजिट करने की वजह से अगर कुछ इन्फेक्शन उनको हो जाता है जो हॉस्पिटल की देन रहेंगी, दैट अगेन वी आर कॉलिंग एन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन. समझ में आ गया? इट्स अ सिंपल टर्म. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज नोजोकोमियल इन्फेक्शन. नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी उसको बोला जाता है, ठीक है. अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इफ द इन अनदर वर्ड, इफ had he not visited the hospital he would have not acquired the infection. अगर हॉस्पिटल को विजिट ना करता, अगर वो पेशेंट ना होता, एडमिट ना होता हॉस्पिटल में या किसी को देखने नहीं जाता, तो उसको वो नेक्स्ट जो इन्फेक्शन होने वाला था वो नहीं होता. इट मींस दैट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हॉस्पिटल विजिट करने के बाद ही होता है या हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ही होता है. दैट आई मीन टू से. नेक्स्ट, द सिम्टम्स माइट बी अपीयर आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ द हॉस्पिटल या डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल. मतलब पहला जो डिसीज उसको हुआ था जिसके लिए एडमिट किया था वो तो ठीक हो जाएगा, उसके लिए उसको डिस्चार्ज भी मिल जाएगा. लेकिन हो सकता है कि जो सेकंड टाइम जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसके सिम्टम आपको हॉस्पिटल में ही आए, या तो फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उसको आ सकते हैं सिम्टम, घर आने के बाद भी आ सकते हैं सिम्टम, जो कि सेकंड डिसीज रहेगा, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रहेगा. द सोर्स, अभी इसका सोर्स क्या रहेगा इन्फेक्शन का, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का जो सोर्स है दैट मे बी द हॉस्पिटल स्टाफ. हॉस्पिटल में काम करने वाले जो स्टाफ होते हैं, दे मे गेट सफर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, जो फिर पेशेंट को ट्रांसमिट होगा. या हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं लिया, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ये सब चीजें मेंटेन नहीं की, तो हो सकता है कि उनके कंटामिनेशन की वजह से पेशेंट को भी वो डिसीज हो जाए. सच इन्फेक्शन कैन बी अ सर्जिकल वाउंड. जैसे कि अगर सपोज किसी पर्सन का सर्जरी हुआ है, तो सर्जरी के टाइम में जो भी लाइक जो सर्जिकल यूज किए जाते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, या जो लाइक फॉर एग्जांपल सर्जिकल्स के लिए जो भी है, सीजर है, फोर्सेप है, कालपेल है, नाइफ्स, वो सारी चीजें जो यूज की जाती है, स्टिचिंग के लिए नीडल्स है, तो ये अगर प्रॉपर स्टरलाइज नहीं किए गए हैं या तो फिर स्टाफ ने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है, तो इन दैट केस अगेन देयर मे बी अ चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. तो सच इन्फेक्शन हम बोल रहे हैं कि इट मे बी अ सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन. सर्जरी होने के बाद में जो वाउंड्स क्रिएट होंगे एंड दैट लीड्स टू अ इन्फेक्शन दैट वी कॉल सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन. हेपेटाइटिस हो सकता है, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी इट विल बी देयर. हेपेटाइटिस बी नॉर्मली इसको बोला जाता है सीरम हेपेटाइटिस, क्योंकि
अगर कंटेमिनेटेड ब्लड या इंजेक्टेबल लगाने के वक्त में अगर सपोज कंटेमिनेटेड चीजें अगर यूज की गई, इंजेक्टेबल जो भी मटेरियल यूज होता है लाइक आईवी सेट्स है, सिरिंजेस है, ठीक है, नीडल्स है, ये सब नॉन स्टेराइल फॉर्म में या इम्प्रॉपर हैंडल करके बाय द हॉस्पिटल स्टाफ अगर यूज किया गया तो देयर में बी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग एन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी उसको बोला जाता है, जो नॉर्मली ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है और जो ब्लड डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टैक्ट में आने से स्प्रेड होता है। मतलब इंजेक्ट करेंगे तो पेशेंट के ब्लड के कॉन्टैक्ट में तो आने ही वाली चीज है। सो दैट इज व्हाई द हेपेटाइटिस बी विल बी अगेन मे बी वन ऑफ द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब कि अगर हम लोग एग्जाम्पल पुट करना चाहे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, सो दैट विल बी दिस वन। कौन कौन से रहेंगे? सर्जिकल बाउंड इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, या इट मे बी एचआईवी इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि नॉर्मली हॉस्पिटल की देन होते हैं। मतलब इन पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए वो नॉर्मली एडमिट नहीं होता है, या इसमें से कोई वन इन्फेक्शन के लिए एडमिट हो तो दूसरा इन्फेक्शन मे बी हॉस्पिटल की वजह से उसको हो सकता है, मिल सकता है। वी आर कॉलिंग अ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, ये हो गया द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्यों होता है, उसका कॉजेस क्या है और उसके एग्जाम्पल क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, हमने अभी देखा है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन। अभी उसको प्रिवेंशन कैसे ले सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्लीनलीनेस इन द हॉस्पिटल का जो क्लीनलीनेस है वो मेंटेन करना चाहिए। वो अगर मेंटेन होता है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं होंगे। क्लीनलीनेस जो है, सैनिटाइजेशन, ये सब चीजें की जानी चाहिए हॉस्पिटल में। प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेंटेनिंग असेप्टिक कंडीशन वेर एवर रिक्वायर्ड। जहां पे फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स वाली कंडीशन है, जैसे कि नॉर्मली ऑपरेशन थिएटर में है, या जो सर्जरी के लिए जो चीजें यूज की जाती है, सारी चीजें का प्रॉपर स्टरलाइजेशन होना चाहिए। सम ऑफ दी जो रीयूज होती है, जैसे कि सीजर्स है, कालपेल तो नहीं होता, फोरसेप्स है, जो नॉर्मली यूज होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो ये नॉर्मली ऑटोक्लेविंग से वो लोग स्टरलाइज करते हैं। लेकिन वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन किया या नहीं किया, दैट अगेन डिपेंड। या जिसमें स्टरलाइजेशन कर रहे हैं ऑटोक्लेव में, वो प्रॉपर है नहीं, वो उसकी एफिशिएंसी है या नहीं, वो दैट डिपेंड्स। तो इसके यहाँ पे कुछ कमियां होने की वजह से इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, और जिसकी वजह से इंफेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। मतलब एक पेशेंट को पहले पेशेंट का जो सर्जरी परफॉर्म हो गया है, उसको अगर कुछ इंफेक्शन रहेगी, अगर वही इम्प्रॉपर स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग सेकंड या डॉक्टर लोग सेकंड पेशेंट के लिए यूज करते हैं, तो इन दैट केस देयर मे बी अ चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम फर्स्ट पर्सन या फ्रॉम फर्स्ट पेशेंट टू द नेक्स्ट पेशेंट। समझ में आया? ये इम्प्रॉपर स्टरलाइजेशन की वजह से हो सकता है। तो इसका एफिकेसी भी चेक किया जाता है हॉस्पिटल्स में, जो है वो प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, करना चाहिए। अगर नहीं स्टरलाइज हो रहा है प्रॉपरली तो उसके चांसेस रहेंगे कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। द वाउंड ड्रेसिंग डिस्चार्जेस ऑफ द पेशेंट लाइक यूरिन है, मतलब जो डिस्चार्ज निकलते हैं पेशेंट से, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। उसका प्रॉपर उसको मतलब स्टरलाइज करके प्रॉपर डिस्ट्रॉय उसको करना चाहिए। जैसे कि जो वाउंड्स क्रिएट होते हैं, या वाउंड का ड्रेसिंग करने के बाद में जो डिस्चार्ज निकलते हैं, या पेशेंट से नॉर्मली जो डिस्चार्ज निकलते हैं, जैसे कि यूरिन है, फीकल मैटर है, नेजल सिक्रीशन है, स्पूटम है, ठीक है, तो शुड बी डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और उससे डिस्ट्रॉय करने से पहले ऐसे उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, उसके पहले उसको स्टरलाइज भी किया जाता है, या फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स बनाया जाता है। उसके बाद में दैट वी कॉल डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसीजर। वो आगे हम लोग ये टॉपिक में देखने वाले, डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स। मतलब जिसमें क्या है, जैसे स्पूटम सैंपल है, कोई पेशेंट है, टीबी का पेशेंट है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, तो बार बार उसको नॉर्मली स्पूटम आता है तो उसको स्पिट करना पड़ता है हर बार। तो एक कप रखा जाता है वहां पे, एक कप विद डिसइंफेक्शन, जिसमें लाइजॉल रहेगा या डेटॉल रहेगा या इस तरह का कोई फॉर्मेलिन रहेगा, इस तरह का कोई डिसइंफेक्शन एजेंट रहेगा। तो वो कप में फिल किया हुआ रहेगा, उसके अंदर वो पेशेंट को बोला जाएगा उसमें स्पिट करो, उसी के अंदर स्पिट करना है, इधर उधर स्पिट नहीं करना है। ठीक है, तो वो जो स्पिट करेगा पेशेंट वो कप के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसइंफेक्शन उसमें स्पूटम के अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद में वो जब कप फुल हो जाएगा, उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, कप को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। समझ आए? तो इस हिसाब से ये रहेगा, डिसइंफेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो ये करना चाहिए, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है हॉस्पिटल में एक दूसरे पेशेंट को स्प्रेड नहीं होते। कंट्रोलिंग ओवर यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो यूज करते हैं
तो अगर जरूरत है तभी एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है या किया जाना चाहिए, जब नहीं है तो, जब जरूरत नहीं है तब इन्फेक्शन में या जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है तो ऐसे इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक यूज नहीं किए जाना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अभी क्या होता है, ये जब मतलब आई मीन टू से कि wherever the antibiotics are required at that time अगर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं तो that we call rational practice, that we call rational practice। लेकिन जब जरूरत नहीं है तब भी एंटीबायोटिक का डोज दिया जा रहा है, तब भी एंटीबायोटिक उसको प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं, so that we call irrational practice। उसको क्या बोला जाता है, irrational practice। तो irrational practice की वजह से क्या होता है, एक दैट वी कॉल ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो हम लोग अभी पॉइंट डिस्कस करें, ओवर यूज और इरेशनल यूज ऑफ दी एंटीबायोटिक। जब जरूरत नहीं है तब एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, सो दैट वी कॉल इरेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। ये एंटीबायोटिक जो है आगे कुछ दिनों के बाद इफेक्टिव नहीं होता, या जो पेशेंट को है इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगते हैं और एंटीबायोटिक्स का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये दैट वी कॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स बच्चों को डांटते रहते, नॉर्मली डांटते मारते जो भी है, ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि बच्चों को या ऑफस्प्रिंग को या जो भी है, तो बच्चों को क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उसके बाद में मार का भी कोई उन पे असर नहीं पड़ता है, डांट का भी कोई असर नहीं पड़ता है, वो बोले ये रोज का काम। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस तरह से एंटीबायोटिक का भी होता है कि एंटीबायोटिक का जब जरूरत नहीं है तब भी अगर बार बार यूज किया जाए, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, तो उसके बाद में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और वो एंटीबायोटिक का फिर कोई इफेक्ट ही नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए जो है ना वो कोई इफेक्ट ही नहीं होता, दैट वी कॉल रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो ये नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर यूज ऑफ एंटीबायोटिक होना चाहिए। अगर ये हॉस्पिटल में ओवर यूज नहीं हो रहा है तो वहां पे स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस भी कम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेनिंग द हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ द हॉस्पिटल स्टाफ। जैसे हमने बोला कि प्राइमरी रीजन हो सकता है कि जो स्टाफ है वो कंटामिनेटेड हो सकता है और जिसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ट्रांसमिशन हो सकते हैं। तो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उन्होंने प्रॉपर, जैसे अभी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जाता है। जैसे ईच एंड एवरी स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल इज कवर्ड विद द प्रोटेक्टिव मेजर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से या पीपी किट पहने होते हैं, लेजर्स लगाए होते हैं, जो वीजर्स होता है, वीजर एक्चुअली जो हेलमेट जैसा होता है ट्रांसपेरेंट शीट का बना हुआ, वो लगाए होते हैं, ग्लोव्स पहने होते हैं, दे आर यूजिंग मास्क एंड ऑल। ये जो चीजें होती हैं ये है हेल्थ एंड हाइजीन वाली, मेंटेन करने वाली चीजें, जिसके वजह से स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन नहीं होता है। तो नाउअडेज इन कोविड इरा वी आर यूजिंग दिस वन, या हॉस्पिटल स्टाफ ये नॉर्मली इंसिस्टिंगली ये चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन नॉन कोविड में ये सारी चीजें उतनी फ्रीक्वेंसी से या उतने प्रिकॉशन से यूज नहीं होती थी, जिसकी वजह से इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, हो सकता था, हो सकता है, दैट मे बी द थिंग। नेक्स्ट, अवॉइडिंग द वाटर फूड कंटेमिनेशन। जो हॉस्पिटल में जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होती है या फूड के लिए एरिया होता है, वो प्रॉपर जो है वो सैनिटाइज और उसका हाइजीन मेंटेन करना जरूरी होता है। एल्स अदरवाइज जो हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट है, जो लोग फूड प्रीफर कर रहे हैं या ड्रिंकिंग वाटर प्रीफर कर रहे हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल इटसेल्फ, तो उन लोगों को जो है वो कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो कि हम लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट, प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्शियस पेशेंट, मतलब जो आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं उसके हिसाब से, आइसोलेशन वार्ड के हिसाब से आइसोलेशन होना चाहिए। जनरल वार्ड में अगर जो हाईली इन्फेक्शियस पेशेंट है या जिसमें कम्युनिकेबल डिसीज हुआ है, जो बाकी इस पेशेंट को भी अफेक्ट हो सकता है, तो ऐसा अगर पेशेंट हमने जनरल वार्ड में उसको रखा तो हो सकता है कि बाकी जो पेशेंट रहेंगे जो एडमिट है इन द सेम जनरल वार्ड, तो इन दैट केस दे आर बीइंग सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीजेस। ठीक है, इसलिए स्पेशल आइसोलेशन रूम में उसको रखना चाहिए, दैट वी कॉल प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ द इन्फेक्शियस पेशेंट। नेक्स्ट, ये हो गया हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के प्रिवेंशन। क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं वो भी हमने देखा, क्या क्या रीजंस होते हैं, इटियोलॉजी क्या रहेगा, कॉज क्या रहेगा, वो भी सब हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, दैट वी कॉल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन रह सकता है कि व्हाट इज द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, एंड व्हाट विल बी द प्रिवेंशन टेकन और प्रिवेंशन कंट्रोल फॉर द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट, नाउ वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट वी कॉल एपिडेमियोलॉजी, डायनामिक्स ऑफ द डिसीज। डायनामिक्स ऑफ द डिसीज ट्रांसमिशन। डायनामिक्स मतलब के काइनेटिक्स आप सुनते होंगे, काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, तो डायनामिक्स मतलब जो भी एस्पेक्ट रहेगा जिससे डिसीज ट्रांसमिट होता है, दैट वी कॉल डायनामिक्स। तो इसमें है डिसीज ट्रांसमिशन के लिए
फॉर द डिसीज लाइक हाइड्रोफोबिया एनिमल्स आर कॉल्ड एज रिजर्वायर, मतलब एक रिजर्वायर हम लोग यहाँ पे टर्म देख रहे हैं। रिजर्वायर क्या रहता है? रिजर्वायर इज अ पर्सन which is not a reservoir. It may be a person, animal, arthropod, or the plant or soil in which the infection can be spread by that particular person. अभी एक तो ये चीज है रिजर्वायर जो रहेगा, या जिसको हम लोग कैरियर्स बोलते हैं, तो ये जो लाइक इट में भी एनिमल हो सकता है, पर्सन हो सकता है, ऑर्थोपॉड मतलब के इट में भी मॉस्किटो इंसेक्ट हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, या सॉइल मटेरियल हो सकता है। तो ये सब चीजें हम लोग इसको कॉमनली बोलेंगे रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब ये ट्रांसमिट करेंगे डिसीज को, मतलब दे आर नॉट बीइंग इन्फेक्टेड। अगर पर्सन की हम लोग बात करते हैं, पर्सन की ह्यूमन रिजर्वायर, ठीक है, ह्यूमन रिजर्वायर। तो ह्यूमन रिजर्वायर में हम लोग बोलेंगे दैट द पर्सन इज नॉट गेटिंग सफर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन, बट इट कैरीज द पैथोजन, and it will able to transmit the pathogen to the those person which having immune weak और immune status जिसका कम है या immunity जिसकी weak हो चुके हैं, ऐसे person को ये जो कैरियर्स रहेंगे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जरूरी नहीं कि जो कैरियर रहेगा या ह्यूमन रिजर्वायर रहेगा उसको इन्फेक्शन होगा ही, ठीक है, वो मतलब वो सफर होगा ऐसे नहीं है, या उसको इन्फेक्शन या डिसीज होगा ही होगा ऐसे नहीं है, ठीक है, मतलब उसको डिसीज हो या ना हो जो भी है, नॉर्मली तो रिजर्वायर या कैरियर रहेगा उसको डिसीज नहीं होता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी अच्छा होता है, लेकिन उसमें पैथोजन कैरी करने की एबिलिटी होती है, वो पैथोजन जो है वो कैरी करेगा और वो ट्रांसमिट करेगा टू द नेक्स्ट हेल्दी पर्सन, दोज गेटिंग इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं ऐसे पर्सन को ट्रांसमिट कर देगा, अननोनली नोनली जो भी रहेगा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रिजर्वायर, या उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिजर्वायर, जिसको हम लोग कैरियर्स बोलते हैं, वी कॉल कैरियर्स, ठीक है। तो ये पर्सन भी हो सकता है रिजर्वायर, एनिमल भी हो सकता है, ऑर्थ्रोपॉड जैसे मैंने बोला कि मॉस्किटो, प्लांट, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ कैरियर इज अ हेल्दी पर्सन एंड कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स, वो खुद तो हेल्दी रहेगा, मतलब उसको डिसीज तो नहीं होगा, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन को टू द अदर। नेक्स्ट, अभी क्या क्या चीजें रहेगी जो रिजर्वायर या जो ह्यूमन रिजर्वायर रहेगा या जो कैरियर रहेगा उसकी क्या क्या चीजें रहेगी जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है, दैट वी कॉल यूरिन, स्टूल, या थ्रू द रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जैसे स्नीजिंग है, कफिंग है, या डायरेक्टली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ये इस वजह से जो है वो ह्यूमन रिजर्वायर इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। नेक्स्ट, एनिमल रिजर्वायर, अभी जो हमने देखा वो ह्यूमन रिजर्वायर था, एनिमल रिजर्वायर इसका एग्जांपल हम लोग अगर ले ले तो रैबिज डिसीज आपको पता है, उसके लिए जो रिजर्वायर रहेगा वो डॉग, दैट इज या दैट मींस जो ऑर्थ्रोपॉड्स रहेंगे सकिंग ब्लड सकिंग एनिमल्स ऑन द particularly on the dog, that we call a reservoir, या that dog को particularly हम लोग क्या बोलेंगे रिजर्वायर, ह्यूमन सॉरी एनिमल रिजर्वायर the disease in which the primary affected to the animals, those disease which primarily affect the animals but can also be infected to the humans और ह्यूमन बीइंग, तो नॉर्मली उसको बोला जाता है जूनोटिक डिसीजेस, फॉर एग्जांपल रैबीज, इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, ठीक है, रैबीज, उसके बाद में इन्फ्लुएंजा, उसके बाद में नेक्स्ट वन येलो फीवर, ये एग्जांपल है कुछ डिसीजेस के जो हम लोग बोलेंगे जूनोटिक डिसीज। और जूनोटिक डिसीज का कांसेप्ट क्या है, जूनोटिक डिसीज मतलब क्या रहेगा, जो पर्टिकुलरली स्टार्टिंग फेज में जो एनिमल्स को डिसीजेस होते हैं लेकिन वो ह्यूमंस को भी अफेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू आइदर कम इन कांटेक्ट विद दिस एनिमल, पेट एनिमल्स हो या एनिमल बाइट की वजह से हो। तो जो ऐसे इन्फेक्शन है जो नॉर्मली या प्राइमरीली जो एनिमल से रिलेटेड होते हैं या एनिमल को पहले होते हैं उसके बाद में वो ह्यूमंस में आ जाते हैं, तो दैट वी कॉल जूनोटिक डिसीजेस, जिसका एग्जांपल है रैबीज। जैसे रैबीज जो है वो एनिमल्स को होगा या रैबिट डॉग को होगा, रैबीज जो है वो डॉग को होगा और डॉग बाइट की वजह से वो ह्यूमंस को हो सकता है। तो सच ए डिसीज वी कॉल जूनोटिक डिसीजेस, उसको क्या बोला जाता है, जूनोटिक डिसीजेस। तो ये जूनोटिक डिसीजेस के लिए नॉर्मली एनिमल रिजर्वायर होते हैं। द ऑकरेंस ऑफ दिस डिसीजेस डिपेंड ऑन द माइग्रेशन ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, क्योंकि एनिमल रिजर्वायर बोल रहे हैं, जूनोटिक डिसीज जो कि एनिमल से रिलेटेड है, तो एनिमल रिजर्वायर वहां पे रिस्पांसिबल रहेगा या उनका रोल रहेगा फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। नॉन लिविंग रिजर्वायर में क्या रहेगा, सॉइल, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, लेबोरेटरी मटेरियल, ये सब चीजें जो नॉन लिविंग रहेगी लेकिन वो भी इंफेक्शन स्प्रेड कर सकते हैं। जरूरी के लिए लिविंग थिंग्स ही हो, जरूरी कि वो ह्यूमन ही या पर्सन ही हो, जरूरी कि वो एनिमल्स ही हो,
ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे अभी हम लोग कोविड में देख रहे हैं कि कोई सरफेस को किसी ने टच कर दिया और सेम सरफेस को जो है वो दूसरे ने टच किया, तो इन दैट केस देयर विल बी अ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। या कोई एक ऑब्जेक्ट है, जो एक ऑब्जेक्ट या किसी ने कोई लाइक फॉर एग्जांपल किसी चीज को हैंडल किया है और दूसरे को ट्रांसफर किया है, तो लाइक फॉर एग्जांपल पेन अगर हम लोग यूज करें, जो कंटामिनेटेड पेन रहेगा या जो पर्सन है ऑफ विच द हैंड्स आर कंटामिनेटेड, तो अगर उसने पेन हैंडल किया और वही पेन उसने ट्रांसफर किया दूसरे को, तो दैट केस क्या होगा, दूसरा पर्सन अगर उसको हैंडल करता है तो पेन के थ्रू ट्रांसमिशन हो जाएगा, इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट का ट्रांसमिशन हो जाएगा। इसका मतलब नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो भी इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, दैट वी कॉल नॉन लिविंग रिजर्वायर। ठीक है। अभी डिसीज एजेंट कैन बी अ वायरस, हमको ये तो पता है, हमने ऑलरेडी ये डिसीज के कंसेप्ट ऑफ डिसीज में देखा है क्या क्या डिसीज एजेंट होते हैं। वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होती है, फंगाई होते हैं, उसके बाद में रिकेट्सिया एंड अदर पैरासाइट्स आर देयर, वर्म्स आर अगेन देयर। नेक्स्ट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले तो हमने देखा कि रिजर्वायर क्या होते हैं, ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर, नॉन लिविंग रिजर्वायर। ठीक है, ये था डायनेमिक्स ऑफ द डिसीज का पार्ट, डायनेमिक ऑफ द डिसीज ट्रांसमिशन। नाउ वी आर मूविंग टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या क्या मोड से डिसीज ट्रांसमिट होते हैं, कौन से ऐसे मोड है जिससे डिसीज, कौन से ऐसे वे हैं जो डिसीज जिससे ट्रांसमिट होता है, दैट वी कॉल मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दैट वी कॉल डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और दूसरा रहेगा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, पहला वाला डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये जो मैं ये आपको जो बताने वाला हूं, दैट ये जो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, दैट विल बी स्ट्रिक्टली रिलेटेड विद द कम्युनिकेबल डिसीजेस। किससे रिलेटेड है, कम्युनिकेबल डिसीजेस से रिलेटेड, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कोई सवाल ही नहीं आता है, बिकॉज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, कम्युनिकेबल डिसीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेबल डिसीज ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो वहां पे मोड लगेगा या मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा। कि अगर ट्रांसमिशन हो रहे हैं तभी सवाल आता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा। ठीक है, मे बी डायरेक्ट मोड रहेगा या इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा। लेकिन अगर वो ट्रांसमिट ही नहीं हो पा रहा है डिसीज, तो दैट केस, या ऐसा डिसीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है, तो दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन अराइजेस कि कौन से मोड से वो ट्रांसमिट होगा। ना वो डायरेक्ट मोड से ट्रांसफर होगा, ना वो इनडायरेक्ट मोड से ट्रांसफर होगा, दैट वी कॉल। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस कर रहे हैं, दैट विल बी रिलेटेड विद द कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इसमें हम लोग देखें मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए एक पर्सन या जो इन्फेक्टेड पर्सन है और जो हेल्दी पर्सन है जिसको डिसीज ट्रांसमिट होने वाला है, तो दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आना चाहिए। क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आना चाहिए। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा है तो ये जो मोड रहेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें डिसीज ट्रांसमिट होगा थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, वी कॉल, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और जो सेकंड है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज ट्रांसमिट होगा बट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा, मतलब नॉट कमिंग इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, not coming in direct contact, there may be a chances of indirect mode of transmission, जिसमें रहेगा वेक्टर बॉर्न, व्हीकल बॉर्न और फोमाइड बॉर्न। और डायरेक्ट में अगर हम लोग बोले तो इसमें है दैट वी कॉल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, इन्फेक्टेड डस्ट एंड ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज मोड, ऑल दीज मोड। पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के मोड्स, उसके बाद में इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें अगर डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इफ नो एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज, वी कॉल डायरेक्ट ट्रांसमिशन। मतलब कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है, दैट वी कॉल डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज। जिसमें है फर्स्ट दैट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि कॉन्टैक्ट ऑफ स्किन टू स्किन ऑफ टू पर्सन। अगर स्किन इन्फेक्शन अगर है इन केस, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका स्किन अगर नॉर्मल पर्सन को जैसे हाथ टच हो गया या स्किन टू स्किन टच हो गया, इन दैट केस दैट वी कॉल अ डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का ये एग्जांपल रहेगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैन बी पॉसिबल बाय टचिंग, कमिंग इन कॉन्टैक्ट बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स और लिविंग वेरी क्लोज टू द इन्फेक्टेड पर्सन, ये भी हो सकता है। एग्जांपल कौन कौन से हैं जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, जैसे आई इन्फेक्शन, आपको पता है कॉमन आई इन्फेक्शन जो होता है कंजक्टिविटीज, वो नॉर्मली कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। लेप्रोसी
ये भी कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है. STD we call sexually transmitted disease. AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. ये जो AIDS है ये भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है. Either it may be a direct coming contact with touching or coming contact by the या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी वो स्प्रेड होता है, ऐसा मुझे बोलना है. मतलब ये जो डिसीजेस है ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं, आइदर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स. Sometimes this disease agent introduced either into the skin or the mucous membrane. जैसे कि रैबिस का हम लोग बात करते हैं, रैबिस, तो रैबिस का भी ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही ट्रांसमिशन होता है. जैसे कि रैबिट डॉग है, रैबिट डॉग जो रहेगा उसके सलाइवरी सिक्रेशन में वो पॉजिटिव एजेंट रहेगा. रैबिट डॉग के अंदर, रैबिट डॉग के सलाइवरी सिक्रेशन के अंदर वो पॉजिटिव एजेंट रहेगा जो रैबिस कॉज कर सकता है. ठीक है, तो जब रैबिट डॉग बाइट करेगा, मतलब रैबिट डॉग अगर रैबिट डॉग बाइट करता है और उसके जो टीथ है वो स्किन को पेनिट्रेट होते हैं पर्सन के जिसको वो बाइट कर रहा है या अदर एनिमल के जिसको वो बाइट कर रहा है, तो स्किन को पेनिट्रेट करके अगर फॉर एग्जांपल वो सलाइवरी सिक्रेशन का डायरेक्ट कांटेक्ट आता है विद द ब्लड और विद द स्किन, इन दैट केस द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज कैन बी पॉसिबल. समझ में आ रहा है? ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज जैसे कि रैबिस हम लोग बोल रहे हैं, रैबिस भी ये डायरेक्ट कांटेक्ट का ही एग्जांपल है, क्योंकि रैबिस में भी क्या होता है कि जो इन्फेक्टेड डॉग रहेगा दैट वी कॉल रैबिट डॉग, तो उसके सलाइवरी सिक्रेशन के अंदर होते हैं पॉजिटिव एजेंट, और अगर वो डायरेक्टली बाइट करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आता है स्किन के या स्किन के ऊपर बाइट करके उसके टीथ पेनिट्रेट कर जाते हैं या पंचर कर देते हैं स्किन को, और पंचर स्किन के थ्रू वो सलाइवरी सिक्रेशन अगर अंदर ब्लड के कांटेक्ट में अगर आ जाता है, तो इन दैट केस वी आर कॉलिंग स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन. एल्स अदरवाइज अगर डॉग ने बाइट किया है और वो स्किन के कांटेक्ट में आया ही नहीं, जस्ट जो ऊपर का क्लॉथिंग है उसी को उसने पकड़ लिया है, स्किन के कांटेक्ट में आया ही नहीं, तो इन दैट केस देयर इज नो ऑकरेंस ऑफ द डिसीज, रैबिस उसको नहीं होगा. ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट का एग्जांपल. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो है वो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन. डायरेक्ट कांटेक्ट में ही एयरबॉर्न ट्रांसमिशन वी आर कॉलिंग अ डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. इसको भी डायरेक्ट मोड में हम लोग लेंगे, डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली लार्जर ड्रॉपलेट्स में भी इन्फेक्टेड, या नॉर्मली क्या होता है कि लार्जर ड्रॉपलेट फॉर्म होते हैं from the healthy person and will be inhaled directly from air because of they are not going to be travel to the long distance, and this mode of transmission require close contact. मतलब कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाला डिस्कस कर रहे हैं. डायरेक्ट ट्रांसमिशन या डायरेक्ट ट्रांसमिशन में पहले हमने देखा डायरेक्ट कांटेक्ट जिसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट की जरूरत है या सेक्सुअल कांटेक्ट की जरूरत है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज, या रैबिस का एक एग्जांपल हमने देखा जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से डिसीज स्प्रेड होता है. दूसरा हम लोग देख रहे हैं डायरेक्ट ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई या डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. तो इसमें ड्रॉपलेट मतलब कि क्या होता है, जैसे कि कोई स्नीजिंग या इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर कफ कर रहा है या उसको खांसी आ रही है या स्नीजिंग कर रहा है, छींके उसको आ रही है, तो इन दैट केस उसके जो ड्रॉपलेट्स क्रिएट होंगे ड्यू टू द स्नीजिंग और ड्यू टू द कफिंग और ड्यू टू द टॉकिंग इनटू द एयर, एक ड्रॉपलेट क्रिएट होते हैं स्नीजिंग, कफिंग और इसके वजह से. तो उसके वजह से क्या होगा कि वो जो ड्रॉपलेट है वो अगर इनहेल कर लिए गए बाय दी अनदर पर्सन. अब देखिए कुछ इमेजेस में आपको दिख रहा है कि स्नीजिंग कफिंग से जो ड्रॉपलेट क्रिएट होते हैं वो अगर इनहेल कर लिए गए डायरेक्टली बाय दी नेक्स्ट पर्सन या हेल्दी पर्सन, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा. डेफिनेटली इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे कोई थर्ड एजेंसी नहीं लग रही है. क्या हो रहा है कि ड्रॉपलेट के फॉर्म में पॉजिटिव एजेंट निकलेगा बाहर और वो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा इनटू द नेक्स्ट पर्सन जस्ट बाय इनहेलेशन या स्नीजिंग कफिंग के थ्रू. जो है वो पॉजिटिव एजेंट या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्नीजिंग कफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट के फॉर्म में एयर में आएंगे और विद इन क्लोज कांटेक्ट अगर दूसरा कोई पर्सन है अगर उसने डायरेक्टली वो इनहेल कर लिया गया, डायरेक्टली उसको इनहेल कर लिया, तो दैट लीड्स टू अ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. उसका नाम ही आपको सजेस्ट कर देगा कि डायरेक्ट को ड्रॉपलेट को इनहेल कर लेना, डायरेक्ट जो ड्रॉपलेट क्रिएट हो रहे हैं उसको डायरेक्टली इनहेल कर लेना जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा. वी कॉल डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है द लार्जर ड्रॉपलेट्स में इन्फेक्ट द हेल्दी पर्सन एज दे आर इनहेल्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड बिकॉज दे डू नॉट ट्रेवल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन वी रिक्वायर्ड क्लोज कॉन्टैक्ट. ठीक है, जो पर्सन नियर बाय रहेंगे वही डायरेक्टली ड्रॉपलेट को इनहेल कर लेंगे और इन्फेक्शन जिससे स्प्रेड हो सकता है. Sometimes these droplets will fall down on the object like beds है, clothing है, dust है, and they may contaminate these articles
which may in turn infect the healthy host, या हेल्दी पर्सन को वो भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो कंसर्न लेंगे वो डायरेक्ट ड्रॉपलेट का कंसर्न लेंगे, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिट का। इसलिए अभी देखो कोविड के इरा में भी हम लोग जो मास्क यूज करते हैं, जिसके वजह से जो स्नीजिंग, कफिंग या ड्यूरिंग द टॉकिंग जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं वो ड्रॉपलेट बाहर एयर में नहीं आते, तो जिसकी वजह से दूसरे पर्सन को वो स्प्रेड नहीं होंगे। इसलिए मास्क का जो यूज अभी जो इंसिस्ट किया जा रहा है, सो वन ऑफ द रीजन कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से कोविड जो स्प्रेड हो रहा है, वो कोविड स्प्रेड होने के लिए हम लोग उसको बचा सकते हैं। दिस इज द रीजन कि जिसकी वजह से मास्क को यूज करने के लिए इंसिस्ट किया जा रहा है। एवरी पर्सन इज यूजिंग मास्क, तो डेफिनेटली उससे जो रेस्पिरेशन के थ्रू या स्नीजिंग कफिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट एयर में आएंगे वो आने के चांसेस बिल्कुल जीरो रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो रहेंगे। ऐसे नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो उससे माइक्रो फिल्टर होता है क्या, वायरस फिल्टर होता है क्या, वो सब चीजें और बात है। लेकिन एटलीस्ट ये सारी जो सिक्रीशंस निकलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से वो तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, उससे हम लोग जो है वो 50% या 80% इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से हम लोग बचा सकते हैं। दैट्स व्हाई द यूज ऑफ मास्क इज एडवाइजेबल। नेक्स्ट, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर इन्फेक्शन। मतलब अभी क्या होता है, जैसे अगर फर्स्ट के ड्रॉपलेट तो क्रिएट हो गए लेकिन वहां पे कोई पर्सन नहीं है जो डायरेक्ट उसको इनहेल कर ले, तो हो सकता है कि कुछ देर के अंदर जो ड्रॉपलेट क्रिएट हो गए हैं वो ड्रॉपलेट ड्राई हो जाए, ड्रॉपलेट ड्राई हो जाए और उसका न्यूक्लियर बन जाए। समझ आया ना, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी सेल का स्ट्रक्चर अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई सेल है, जैसे मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, तो मिडिल पार्ट विल बी द न्यूक्लियस, उसके बीच में जो रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म व्हिच एनक्लोज द न्यूक्लियस, जो मैंने ड्रॉ किया है। अगर फॉर एग्जांपल जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, सेल वॉल अगर इंटरप्ट हो जाता है और सराउंडिंग साइटोप्लाज्म का जितना भी कंटेंट है वो पूरा पूरा ड्राई हो जाता है, तो क्या बचता है, ओनली द न्यूक्लियस, ओनली द न्यूक्लियस। तो इसी तरह से ड्रॉपलेट का भी रहेगा, क्योंकि माइक्रोब्स विल बी एनक्लोज इनटू द ड्रॉपलेट्स। ये जो माइक्रोब्स है उनके सराउंडिंग में पूरा पूरा सलाइवरी सिक्रीशन का जो भी है, या सिक्रीशंस का लेयर रहेगा जिसकी वजह से ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहा है। तो ड्रॉपलेट का जो ऊपर का लेयर है वो अगर ड्राई हो जाता है या सिक्रीशन ड्राई हो जाता है तो ओनली माइक्रोब्स विल रिमेन ओवर देयर, दैट वी कॉल न्यूक्लियर। क्योंकि ड्रॉपलेट अगर है तो मिडिल पार्ट में न्यूक्लियस जो पार्ट होता है, न्यूक्लियस के जगह पे माइक्रोब्स रहेंगे। समझ आया, न्यूक्लियस के जगह पे माइक्रोब्स रहेंगे। अगर ड्रॉपलेट ऊपर से ड्राई हो गया, सिक्रीशन अगर ड्राई हो गया, तो बचता क्या है, ओनली द microbes that may be the nuclei that remain as a nuclei। तो मुझे ये बोलना है कि अगर सपोज ड्रॉपलेट है और ड्रॉपलेट डायरेक्टली इनहेल नहीं होते हैं तो क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद में ड्यू टू द टेम्परेचर कंडीशन हो सकता है कि वो ड्राई हो जाए, और ड्राई होने की वजह से वो ट्रैवल कर पाएंगे। अगर ड्रॉपलेट है तो हेवी होते हैं, ड्रॉपलेट ड्राई होने के बाद में जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियस बन जाएंगे वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियस विल बी लाइटर, लाइट वेट रहेगा। लाइट वेट होने की वजह से they can travel from one place to another place। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे इमेज में देखिए, आप ये वाले इमेज में देखिए कि जो फॉर एग्जांपल जो लार्ज इन्फेक्शन ड्रॉपलेट है that can travel 1 to 3 feet, उससे थोड़े से हल्के वाले स्मॉल ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई वो जो ट्रैवल कर सकते हैं 3 to 5 feet। वेराज जो रेड कलर में आपको जो दिख रहे हैं, रेड कलर वाली जो ये सारे जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट न्यूक्लिया है which can transferred from 5 to 160 feet, मतलब 150 फीट तक 150 फीट तक वो ट्रैवल कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ एयर, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ एयर, क्योंकि ड्राई होने की वजह से उसका वेट जो है वो लाइट वेट हो जाएंगे। लाइट वेट होने की वजह से दे कैन ट्रैवल टू द मच ऑफ द डिस्टेंस, अराउंड 150 फीट तक भी वो ट्रांसमिट हो सकते हैं या ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब 150 फीट तक के वो पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर वो इनहेल कर लिए गए। मतलब ये न्यूक्लिया अगर इनहेल कर लिए गए बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन या बाय द हेल्थियर पर्सन व्हिच इज कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, तो वो पर्सन जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन उनको स्प्रेड हो सकता है। सो दैट वी कॉल इसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉपलेट न्यूक्लियर इन्फेक्शन। इसके पहले क्या था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसके बाद में ड्रॉपलेट क्या था दूसरा वाला, दैट वी कॉल ड्रॉपलेट न्यूक्लियर इन्फेक्शन से पहले डायरेक्ट ड्रॉपलेट। ठीक है, उसके बाद में ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो अभी हमने देखा।
उसके बाद नेक्स्ट, Airborne. हाँ, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है इन्फेक्टेड डस्ट। इन्फेक्टेड डस्ट मतलब कि अभी यहाँ इन्फेक्टेड डस्ट मतलब क्या रहेगा, जो अभी हमने पहले बोला कि पहले ड्रॉपलेट थे, ड्रॉपलेट डायरेक्ट इनहेल हो सकते हैं, उसके बाद में अगर डायरेक्ट इनहेल ना हो तो वो ड्राई हो जाएंगे, ड्राई मतलब कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बन जाएंगे, न्यूक्लियाई बनने के बाद में लॉन्ग डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करके इनहेल हो सकते हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो इनहेल ना हो तो हो सकता है कि जो डस्ट पार्टिकल अवेलेबल रहेंगे इनटू द एयर उसके ऊपर वो डिपॉजिट हो जाएगी। ड्रॉपलेट न्यूक्लिया जो है मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई डस्ट पार्टिकल के ऊपर जो डस्ट अवेलेबल रहेंगी इनटू द एयर या सराउंडिंग में, वो डस्ट के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, एंड दैट डस्ट मे गेट इनहेल। फिर वो डस्ट इनहेल हो सकती है, दैट वी कॉल इन्फेक्टेड डस्ट। दैट वी कॉल इन्फेक्टेड डस्ट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेक्टेड डस्ट। तो इन्फेक्टेड डस्ट भी इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर सकती है। Infected dust can contain the microorganisms and capable of infecting others. Dust is elevated in the air while dry sweeping, bed making या फिर जो dust articles हैं, dusting articles हैं, dusting करते वक्त में, बेड को प्रिपेयर करते वक्त में या स्वीपिंग करते वक्त में हो सकता है कि वो जो डस्ट है वो एयर के अंदर आए और वो इनहेल हो जाए। ठीक है, तो इस वे में डस्ट कैन ट्रांसफर, दैट वी कॉल इन्फेक्टेड डस्ट। लास्ट है डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वर्टिकल ट्रांसमिशन, या इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, जिसमें भी डायरेक्ट कांटेक्ट की जरूरत होती है। When the disease agent is transmitted from infected mother to the fetus, infected mother to the fetus, it is called as vertical or transplacental transmission। मतलब कुछ डिसीज जो होते हैं वो मदर से न्यूबॉर्न या फीटस में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, सो दिस वी कॉल ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। ये तो ऐसे कौन से इन्फेक्शन है जिसको हम लोग ट्रांसप्लासेंटल इन्फेक्शन बोलेंगे, या प्लासेंटा के थ्रू वो फीटस को जाके इन्फेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे कौन से डिसीजेस है या क्या एग्जांपल्स हैं? तो डिसीज एजेंट्स ऑफ पर्टिकुलरली द एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, या एड्स है, या हेपेटाइटिस बी है, या रूबेला वायरस है, ये सब जो है वो ये दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग टू द मदर टू फीटस, या ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन ये मोड से वो पर्टिकुलरली ट्रांसमिट हो सकते हैं। लेकिन इसी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दिस इज द लास्ट मेथड, या वी कैन से दैट दिस इज द लास्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन व्हिच विल बी द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो प्लासेंटल कॉन्टैक्ट के, प्लासेंटल कॉर्ड के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है। इंडिविजुअल या जो फीटस है वो मदर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ही है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट में ही है, थ्रू द प्लासेंटल कॉर्ड, थ्रू द प्लासेंटल कॉर्ड। तो इसको भी, इसके लिए हम लोग इसको डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में ही ले रहे हैं। Now we are moving toward the next one, indirect mode of transmission. Indirect mode of transmission. Indirect mode of transmission में मतलब क्या है? डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कोई एक्सटर्नल एजेंसी नहीं लगती थी, कोई थर्ड पार्टी ट्रांसमिट नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट मोड में क्या रहेगा? द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज एजेंट, और इफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज एजेंट रिक्वायर्स सम सब्सटेंस, लाइक फॉर एग्जांपल मिल्क है, वाटर है, इंसेक्ट है, ये कुछ थर्ड पार्टी या थर्ड एजेंसी लगेगी, एक्सटर्नल एजेंसी लगेंगी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, और सम बिलोंगिंग्स लाइक क्लॉथिंग्स है, ये सब चीजें लगेंगी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा पर्सन, या डायरेक्ट ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियस से भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ट्रांसप्लासेंटल से भी नहीं होगा। तो ऐसे जो इन्फेक्शन है वो इनडायरेक्ट मोड से ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि कुछ व्हीकल्स लगेंगे, दैट वी कॉल व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लगेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स लगेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, वी कॉल व्हीकल्स, वी कॉल वेक्टर्स। ठीक है, अगर लिक्विड मीडिया कुछ है तो उसको हम लोग व्हीकल्स बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच आर एबल टू कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, जो कि इनडायरेक्ट मोड के लिए एक मीडिया लगता है। या अगर कोई इंसेक्ट है जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रहा है, सो दैट वी कॉल अ वेक्टर, दैट वी कॉल अ वेक्टर। तभी देखिए व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन, व्हीकल बॉर्न में नॉर्मली द डिसीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द वाटर और मिल्क, या नॉर्मली वाटर बॉर्न डिसीजेस हम लोग लेंगे व्हिच विल बी अ व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन, व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन जो कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलरा, कॉलरा जो है वो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, मतलब कंटामिनेटेड वाटर की वजह से वो इन्फेक्शन हो जाता है। सम ऑफ द वायरल डिसीजेस में भी अगेन ट्रांसमिटेड टू वाटर, ड्रिंकिंग वाटर स्ट्रीम में अगर वो कंटामिनेटेड हो जाए विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो इन दैट केस देयर मे बी अ चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। सच डिसीज वी आर कॉलिंग अ व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन, या वाटर बॉर्न इन्फेक्शन स्पेसिफिक वे में हम उसको बोल सकते हैं।
या समटाइम जैसे फॉर एग्जांपल देखिए कि अदर इंपॉर्टेंट व्हीकल्स फॉर एग्जांपल मिल्क, तो रॉ मिल्क अगर कंज्यूम कर लिया गया या रॉ फ्रूट्स अगर रॉ वेजिटेबल कंज्यूम कर लिए गए और ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, दीज आर अगेन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस व्हिच एबल टू ट्रांसमिट डिसीज। रॉ मटेरियल्स या रॉ फ्रूट्स जिसको हम लोग अनराइप फ्रूट बोल सकते हैं, या प्रॉपर्ली उसको हमने वॉश करके या क्लीन करके नहीं खाया है, या मिल्क को बॉईल करके नहीं पिया है, तो इन दैट केस देयर मे बी चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन। या ब्लड है, तो ब्लड अगर इन्फेक्टेड ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन किया गया फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन, तो डेफिनेटली ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट वहां पे हो जाएगा, या ट्रांसमिशन का जो मोड रहेगा वो व्हीकल रहेगा दैट वी कॉल अ ब्लड, तो उसकी वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। नेक्स्ट, वाटरबॉर्न डिसीजेस के एग्जांपल अगर देखें तो माइक्रोबियल डिसीजेस आर देयर लाइक कॉलरा, जैसे मैंने आपको बताया, टाइफॉइड है, वायरल डायरिया है, अभी जो वायरल डायरिया का सीजन चल रहा है, बैक्टीरियल डायरिया, उसके बाद में डिसेंट्रीज है, वायरल हेपेटाइटिस है, पोलियोमाइलिटिस है, ये सब चीजें वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है, जो कि माइक्रोबियल डिसीज है, वाटरबॉर्न है लेकिन जिसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। पैरासाइटिक डिसीजेस लाइक राउंड वॉर्म है, वीप वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, ये वॉर्म इन्फेक्शन भी वाटर के थ्रू स्प्रेड हो सकते हैं, वाटरबॉर्न इन्फेक्शन इसको बोला जाएगा। एक्वाटिक होस्ट डिसीजेस लाइक गोनिया वॉर्म है, फिश टेप वॉर्म है, ये सब वॉर्म इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो सकते हैं, एज वेल एज ऑल पैरासाइटिक डिसीजेस व्हिच आर बीइंग स्प्रेड टू द वाटर वी कॉल वाटरबॉर्न इन्फेक्शन। नेक्स्ट, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। वेक्टर बॉर्न जैसे हमने बोला कि व्हीकल बॉर्न में आता है वाटर एंड अदर लिक्विड, जैसे कि वाटर है, मिल्क है, या अदर डिसीज जैसे ब्लड हमने देखा, ये सब व्हीकल्स में आते हैं जो कि लिक्विड होते हैं। नाउ वेक्टर बॉर्न की अगर हम लोग बात करते हैं, जो जिसमें वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज एंड फॉर द इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज, वेक्टर, नॉर्मली वेक्टर ये टर्म हम लोग यूज करते हैं इंसेक्ट्स को, ये वेक्टर ये टर्म यूज किया जाएगा एनिमल्स को, जो कि थर्ड पार्टी रहेगी which is involving for the transmission of the disease, vector borne transmission। vector is defined as an arthropod, arthropod मतलब कि arthropod borne disease हमने देखा है, arthropod we had seen in environmental health, arthropod जो होते हैं these are the insect which has many joints in their legs, जिसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, कॉकरोचेस देखे थे, फ्लाइज के एग्जाम्पल देखे थे, टिक, माइट्स, फ्लाइज, वो सब देखे थे, आर्थ्रोपॉड। मॉस्किटो भी उसी के अंदर आता है। उसके बाद में लिविंग एनिमल्स, मतलब ये आर्थ्रोपॉड हो सकते हैं। वेक्टर कौन कौन हो सकता है? इट में बी इंसेक्ट सच एज आर्थ्रोपॉड, या लिविंग एनिमल्स जैसे कि मैंने बोला कि डॉग इज अ लिविंग एनिमल विच एबल टू ट्रांसमिट द रैबिज, तो ये लिविंग एनिमल हो सकते हैं वेक्टर्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन में भी सिंपली मैकेनिकल फ्लाइज भी हो सकती है, फ्लाइज जो है वो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, विच में एबल टू ट्रांसमिट और पिक अप द microbes from one place and will deposit the microbes to the another place। हाउस फ्लाई जो होती है, नॉर्मल हाउस फ्लाई या फ्लाइज, वो भी एक्चुअली डिसीज ट्रांसमिट कर सकते हैं, या वेक्टर उसको भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी इनडायरेक्ट मोड में डिसीज ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मॉस्किटो, एज आई टोल्ड, मॉस्किटो इज एबल टू ट्रांसमिट द मलेरिया, फिलारियासिस, मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा वेक्टर है और कौन सा डिसीज वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जैसे मॉस्किटो है तो मॉस्किटो इज एबल टू ट्रांसमिट द मलेरिया, फिलारियासिस जिसको हाथी रोग हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में सिमिलरली रैट फ्ली, रैट फ्ली तो जो प्लेग को ट्रांसमिट करता है। साइक्लोप्स, ये भी हमने देखा था आर्थ्रोपॉड में, साइक्लोप्स विच एबल टू इन अ फिश टेप वॉर्म डिसीज या गुनिया वॉर्म ट्रांसमिट करने में ये साइक्लोप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या वेक्टर का रोल प्ले करेंगे। तो ये हो गया वेक्टर बॉर्न। वेक्टर मतलब कि नॉर्मली इंसेक्ट रहेंगे या एनिमल्स रहेंगे। नेक्स्ट, फोमाइट बॉर्न, फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन, मतलब ये थर्ड मोड रहेगा इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन। फोमाइट्स मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, फोमाइट्स मतलब के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बिलोंगिंग्स रह सकते हैं, पेशेंट्स के बिलोंगिंग हो सकते हैं, जैसे क्लॉथिंग्स है, जैसे कि हमारे यूटेंसिल्स हम लोग जो यूज करते हैं, बर्तन जो हम लोग यूज करते हैं, या पॉट्स हम लोग यूज करते हैं, या एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जिसका एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, जैसे क्लॉथिंग्स है, क्लोथ्स मतलब के कपड़े जो यूज करते हैं, टॉवेल्स है, यूटेंसिल्स, पेन, बुक, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ड्रेसिंग्स, तो ये सब चीजें जो ली जाएंगी इसको हम लोग फोमाइट्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये अगर कंटामिनेटेड होते हैं और सेम चीजें अगर दूसरे हेल्दी पर्सन ने यूज किया तो वहां पे ट्रांसमिशन हो सकता है डिसीज का, इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा है। बाय दिस मोड और बाय दिस ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली जो कि बिलोंगिंग्स रहेंगे, या these are the non-living objects which able to transmit the disease from one person to another person by indirect mode, तो such objects we are calling fomites। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? fomites। fomites include, fomites के एग्जांपल अगर बोलो तो
cloths, towels, napkins, handkerchiefs, tissue papers, used mask, utensils, पेन, पेंसिल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. सेम इंस्ट्रूमेंट अगर कंटामिनेटेड पर्सन ने यूज किया या इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किया, उसी सेम पर्सन में दूसरा पर्सन यूज कर रहा है सेम इंस्ट्रूमेंट को, तो दैट वी कॉल अ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. ठीक है. रिमूवल ऑफ ड्रेसिंग भी हो सकता है. तो ये सब हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, जैसे मैंने बोला कि एज वी हैड एनलिस्टेड these as direct mode of transmission and indirect mode of transmission, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, तो इसमें आप देख सकते हो कि डायरेक्ट मोड में हमने देखा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इन्फेक्टेड डस्ट एंड ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन. ये हमने देखा डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में. इनडायरेक्ट मोड में व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न एंड फूमाइट बॉर्न. डायरेक्ट मोड में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत है, ऐसे हमने बोला स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या रैबिट डॉग वाला स्किन टू रैबिट डॉग कॉन्टैक्ट, ये होना चाहिए. ड्रॉपलेट, डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में ड्रॉपलेट्स क्लियर हो जाते हैं जैसे स्नीजिंग, कफिंग की वजह से, और वो ड्रॉपलेट अगर डायरेक्ट इनहेल कर लिए गए तो सच अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन वी आर कॉलिंग डायरेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. उसके बाद में नेक्स्ट वी हैड सीन द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, क्योंकि डायरेक्ट जो ड्रॉपलेट रहेंगे वो अगर ड्राई हो जाते हैं तो उसके न्यूक्लियस बन जाते हैं, और न्यूक्लियस कैन ट्रैवल अराउंड 5 to 160 फीट, इतने दूर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, और वो अगर इनहेल कर लिए गए न्यूक्लियाई तो दैट वी कॉल अ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन्फेक्शन. उसके बाद में नेक्स्ट वी हैड सीन द इन्फेक्टेड डस्ट. अगर वो न्यूक्लियाई डायरेक्ट इनहेल नहीं हो रहे तो हो सकता है कि वो डिपॉजिट हो जाता है ऑन द डस्ट पार्टिकल्स और द डस्ट पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन द एयर, या जो ग्राउंड सरफेस के ऊपर डस्ट प्रेजेंट है उसके ऊपर भी जाके डिपॉजिट हो सकते हैं, और ऐसे डस्ट को बोला जाएगा देन इन्फेक्टेड डस्ट. और इन्फेक्टेड डस्ट ड्यूरिंग स्वीपिंग या क्लीनिंग या डस्टिंग, उसके टाइम पे वो इन्फेक्टेड डस्ट एयर में आकर के इनहेल हो सकती है. तो इन्फेक्टेड डस्ट अगर इनहेल कर लिया गया, so this is again the direct mode of transmission of infection. And last we had seen the transplacental infection, या जिसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन, जहां पे इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो रहा है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस. इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस, तो उसको बोला जाएगा ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट जो है इनडायरेक्ट मोड में हमने 3 देखा है. व्हीकल बॉर्न, व्हीकल में जो लिक्विड मीडिया रहेगा फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ अ डिसीज वी कॉल व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन, जिसमें वाटर है, मिल्क है, रॉ फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ब्लड है, ये सब व्हीकल बॉर्न इन्फेक्शन के लिए व्हीकल्स होते हैं. दूसरा वाटर बॉर्न इन्फेक्शन में कौन कौन से डिसीज है ये भी हमने देखा, क्या एग्जाम्पल है जो कि वाटर बॉर्न या व्हीकल बॉर्न डिसीज के एग्जाम्पल रहेंगे. उसके बाद वी हैड सीन द वेक्टर बॉर्न, क्योंकि वेक्टर जो रहेगा वो एक तो ऑर्थ्रोपॉड या इंसेक्ट रहेगा या लिविंग एनिमल रहेगा, जैसे कि फ्लाइज है व्हिच एबल टू ट्रांसमिट, मॉस्किटो है जो कि मलेरिया ट्रांसमिट करता है, फिलारिया ट्रांसमिट करता है, रैट फ्ली है जो कि प्लेग ट्रांसमिट करता है, साइक्लोप्स है जो कि टेपवॉर्म या गुनिया वॉर्म इन्फेक्शंस ट्रांसमिट करता है. और लास्ट हमने देखा इनडायरेक्ट मोड में फोमाइट बॉर्न. फोमाइट मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि हमने बोला कि क्लॉथ्स, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं आता है, इसमें एक मीडिएटर एक्ट करेंगे, एक मीडिया या थर्ड एजेंसी लगेगी जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रहेंगे जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज किए रहेंगे, और वही सेम ऑब्जेक्ट विदाउट वॉशिंग, विदाउट क्लीनिंग, विदाउट सैनिटाइजिंग, वही अगर सेम चीज दूसरे पर्सन ने अगर यूज किया तो इन दैट केस द इन्फेक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शन विल बी देयर, एंड सच इन्फेक्शन वी कॉल फोमाइट बॉर्न ट्रांसमिशन. और फोमाइट्स के एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो दैट इज अ क्लॉथ, टॉवेल, यूटेंसिल, पेन, पेंसिल, यूज्ड मास्क, यूज्ड ग्लोव्स, उसके बाद में यूज्ड क्लॉथिंग्स, यूज्ड पीपी किट्स, यूज्ड पेन इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है एपिडेमियोलॉजी का, जो कि है इम्यूनिटी. जो है इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी, अभी हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी क्या है, क्योंकि अभी नाउअडेज इम्यूनिटी वाला बहुत क्रेज चल रहा है, और जो अभी कोविड का ईरा चल रहा है उसमें इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. ठीक है. तो इम्यूनिटी क्या होती है, इसमें कौन कौन से टाइप है इम्यूनिटी के, उसके एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन क्यों लिए जाते हैं, ये सब हमको यहाँ पे इम्यूनिटी के पार्ट में देखना है, इम्यूनिटी के पार्ट में देखना है. ठीक है. तो फर्स्ट विल सी व्हाट इज इम्यूनिटी. इम्यूनिटी इज नथिंग बट व्हाट, इट्स एन एबिलिटी टू resist against the infectious disease
और फाइट अगेंस्ट दी इन्वेडिंग पैथोजेंस, फाइट अगेंस्ट दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बॉडी का जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्रतिकार शक्ति जो होती है, दैट वी कॉल इम्यूनिटी। इट इज द बॉडीज एबिलिटी टू रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पावर जिसको बोला जाएगा, या फाइटिंग पावर्स, या फाइटिंग विद द इन्वेडिंग पैथोजेंस, या इट इज एन कॉमन टर्म अगर बोला जाए तो इट इज एन एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, जिसको रोग प्रतिकार शक्ति बोला जाता है, या डिसीज से लड़ने वाली जो शक्ति होती है, दैट वी कॉल इम्यूनिटी, दैट वी कॉल इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कि इसको हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि हमारे कंट्री का, अगर हमारे इंडिया की हम लोग बात करते हैं तो वी हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब डिफेंस, हमारे पास फोर्सेस है, लाइक एयरफोर्स वी हैव, मिलिट्री वी हैव, वो पानी वाला कौन सा होता है, हाँ, नेवी। एग्जैक्टली, नेवी, एयरफोर्स एंड मिलिट्री वी हैव। ठीक है, तो ये सब हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, जो अगर सपोज वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना हमारी कंट्री को, हमारे दे आर बीइंग डिवोटेडली वॉकिंग 24/7 एट द बॉर्डर लाइंस। ठीक है, वो लोग डिवोटेडली काम कर रहे हैं, और जो अनवांटेड जो लोग हैं, या जो भी चीजें रहेगी, या जो अटैक होने वाला रहता है हमारे कंट्री के ऊपर, उसको वो डिफेंस करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एंड वी आर प्रोटेक्ट दीज पीपल्स, ये जो हमारे डिफेंस के जो वॉरियर्स है, वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस को, या जो पीपल्स है, जनरल पब्लिक है उनको, या सिविलियंस है उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का पार्ट करते हैं, या दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अ कंट्री। लेकिन सेम वे हमारे बॉडी के अंदर भी जो डिफेंस रहेगा, डिफेंस मैकेनिज्म रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इम्यूनिटी। ठीक है, जो कि रोग या डिसीजेस जो भी होने वाले हैं उसको अवॉइड करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको उससे फाइट करेंगे, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करेंगे और उसको हराएंगे। ठीक है, सो दैट वी कॉल इम्यूनिटी। अभी कंपोनेंट ऑफ इम्यूनिटी या कंपोनेंट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर बॉडी इंक्लूड क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे नॉर्मल बॉडी सिक्रीशंस, ये हमारा प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है कैसे, जैसे सलाइवरी है, सलाइवरी सिक्रीशंस है, सलाइवा के अंदर भी कुछ माइक्रोजोमल एंजाइम्स होते हैं, या कुछ डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट होते हैं। अगर सलाइवा के कांटेक्ट में अगर माइक्रोब्स आते हैं तो उनको वहीं के वहीं कील करने का भी थोड़ा बहुत हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्राइमरी मैकेनिज्म होता है। इंटेस्टिनल सिक्रीशंस मतलब कि हमारे स्टमक के अंदर भी देखा जाए तो एससीएल सिक्रेट होता है, वो भी माइक्रोब्स को किल कर देता है। अगर फूड मटेरियल के साथ कुछ माइक्रोब्स आते हैं, ये हमारा प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मतलब मेन नहीं है, प्राइमरी मैकेनिज्म है, या मोटा मोटा हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसको। तो सलाइवरी सिक्रीशन के अंदर भी माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होती है। इंटेस्टिनल सिक्रीशन या स्टमक के अंदर जो स्टमक के अंदर जो एसिड सिक्रेट होता है, या इंटेस्टाइन के अंदर जो जूसेस सिक्रेट होते हैं, उसके अंदर भी माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी होती है। मतलब वहां पे प्राइमरी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। अगर वहां से क्रॉस होकर के या उससे बच करके अगर माइक्रोब्स मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, तो वहां पे हमारा फिर मेन डिफेंस मैकेनिज्म उनको किल करेगा। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी, डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करेंगे, ये सब चीजें वहां पे अंदर होंगी। नेजल सिक्रेशन भी उसके अंदर भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है। गैस्ट्रिक जूस, जैसे मैंने बोला आपको कि स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस होता है, लीवर से जो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होते हैं वो सब, सेमिनल फ्लूइड, ये सब हमारा प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म है। और एक्सर्ट इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे and prevent the entry of microorganism inside the body. These body fluids are sometimes not enough to prevent the entry of microorganisms, as I told, and that's why the human body has a well developed immune system. समझ आया? प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म को अगर क्रॉस करके वो माइक्रो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंटर हो रहे हैं, तो वो फिर जाकर के हमको वहां पे नेक्स्ट वाला मेन डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसको यूज करने की जरूरत होती है। इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होकर के एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में देखा जाए तो लाइक नेचुरल इम्यूनिटी है एंड दी नॉन नेचुरल, वी कॉल एक्वायर्ड, नेचुरल एंड एक्वायर्ड। तो इसमें फर्स्ट अगर देखो आप तो इननेट इम्यूनिटी है। इननेट इम्यूनिटी ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी मतलब इनबॉर्न रहेगी, मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी जो जेनेटिक मेकअप से हमको मिलती है, या पेरेंट्स में जो इम्यूनिटी थी वो सेम इम्यूनिटी नेक्स्ट जनरेशन को मिलती है, दैट वी कॉल इनबॉर्न
इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी जिसको बोला जाएगा। एक्सटर्नली उसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, वो हमको वो गिफ्ट होता है फ्रॉम आवर पेरेंट्स, के पेरेंट्स या हमारे जनरेशन में जो डिसीज के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, इम्यूनिटी बनी रहेगी, वो इम्यूनिटी हमको इनबॉर्न ट्रांसमिट होगी, दैट वी कॉल जेनेटिक इम्यूनिटी या इननेट इम्यूनिटी इसको बोला जाएगा। अभी ऐसी इम्यूनिटी जो इननेट या पेरेंट से या गॉड गिफ्टेड हमको नहीं मिलती है, तो उसको हमको एक्वायर्ड करना होता है, समझा, उसको गेन करना होता है। सो नेक्स्ट पार्ट वी आर कॉलिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी। समझ में आया? मतलब इम्यूनिटी दो तरह की हो सकती है, एक तो इननेट इम्यूनिटी रहेगी जो कि हमको गॉड गिफ्टेड रहेगी या जेनेटिक मेकअप से मिलेगा, और दूसरा इम्यूनिटी रहेगा जो कि एक्वायर्ड करके अचीव की जा सकती है, जो कि नॉर्मली इम्यूनाइजेशन से की जाती है या डिसीज होने की वजह से होता है, दैट वी कॉल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट वी कॉल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखा जाए तो एक्टिव बाय ओन एंटीबॉडीज एंड पैसिव बाय रेडीमेड एंटीबॉडीज। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिंपल अगर बताऊं आपको तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट की जाती है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जनरेट की जाती है, और जो एंटीबॉडीज जनरेट होगी वो एंटीबॉडीज फिर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करेंगी या प्रिवेंशन मेजर का काम करेंगी। जैसे कि अभी जो हम लोग कोविड के लिए वैक्सीन ले रहे हैं, कोविड के लिए वैक्सीन ले रहे हैं, तो इसका मतलब वैक्सीन का एम क्या रहेगा कि वैक्सीन के अंदर कुछ माइक्रोब्स रहेंगे या जो वायरस रहेगा, लाइव व्हाटएवर द कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैक्सीन, वैक्सीन लेने के बाद में बॉडी में अंदर जाने के बाद में वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा, और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। सो इन दैट केस दीज एंटीबॉडीज आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अगर हमको इन्फेक्शन होने वाला होगा या इन्फेक्शन आगे होने के चांसेस अगर इनकेस रहेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज रेडी रहेगी, डिफेंस मैकेनिज्म रेडी रहेगा, जो पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट में या कोविड के अगेंस्ट में वो फाइट करने के लिए रेडी रहेगी। दिस वी कॉल एक्वायर्ड। इसको क्या बोला जाता है? एक्वायर्ड। मतलब हमारे अंदर था नहीं पहले से, हमने वैक्सीन लेकर के उसको जनरेट किया, उसको एक्वायर्ड किया, उसको गेन किया। सो दिस वी कॉल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे अभी मैंने बोला बाय ओन एंटीबॉडीज, बाय ओन एंटीबॉडीज जिसको हम लोग एक्टिव बोल रहे हैं, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव, एक्वायर्ड बट एक्टिव, क्योंकि एक्वायर्ड में दो टाइप है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव मतलब कि क्या, जहां पे हम लोग खुद की बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती है या पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकती है, हो सकती है, प्रोड्यूस हो सकती है, चांसेस है। ये कब रहेगा? जब पेशेंट की इम्यून सिस्टम वर्किंग में रहेगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर पर्सन का इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम वर्किंग में है, तो उसके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके हम लोग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि ओन एंटीबॉडीज रहेगी। पर्सन के बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब उसकी खुद की एंटीबॉडीज रहेगी, दो इट इज बीइंग प्रोड्यूसिंग आफ्टर द वैक्सीनेशन, लेकिन वो खुद की एंटीबॉडीज रहेंगी, दैट वी कॉल ओन एंटीबॉडीज। तो ऐसे एंटीबॉडीज अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रही है, इस तरह से इम्यूनिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं, सो दैट वी कॉल एक्टिव इम्यूनिटी। उसको क्या बोला जाता है? एक्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि एक्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिव रहना चाहिए। इम्यून सिस्टम अगर एक्टिव है तो भी वो स्टिमुलेट होगा, तभी जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे वैक्सीन देने के बाद। अगर ये इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है, if the immune system is not active, वो कोलैप्स हो चुका है, तो इन दैट केस वैक्सीन अगर आप वैक्सीन उसको देते हो तो भी इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट नहीं होगा और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? एक्टिव इम्यूनिटी, ओन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम पर्सन का एक्टिव है, इसलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड बट एक्टिव। तो इम्यून सिस्टम अगर वर्किंग में है तो उसके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं और एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट विल बी द ओन एंटीबॉडीज। और दूसरा केस मैंने ये बोला कि अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है या वर्किंग में नहीं है, अभी ये कौन से केसेस में रहेगा? जैसे कि आपने सुना होगा एड्स इज एन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम आपने सुना होगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, मतलब उसका कमी हो जाता है, विटामिन का कमी हो जाता है, वी कॉल विटामिन डेफिशिएंसी। तो ये जो डिसीज है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है। एड्स के अंदर इम्यून सिस्टम कंप्लीटली लैप्स हो जाता है, इम्यून सिस्टम कंप्लीटली लैप्स हो जाता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव रहता ही नहीं है, इम्यून सिस्टम कंप्लीटली ब्रेकआउट हो जाता है, इम्यून सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं होता है। ये ऐसे कुछ डिसीजेस है।
तो ऐसे डिसीजेस अगर होते हैं और ऐसा पर्सन अगर ये पर्टिकुलरली एड्स इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीजेस से अगर सफर है तो उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी एक्टिव नहीं होती है, इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं होता है। ऐसे पेशेंट में अगर आप वैक्सीन भी देते हो तो भी इम्यूनिटी सिमुलेट नहीं होगी और एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो फिर ऐसे पेशेंट में क्या किया जाए? ऐसे पेशेंट में क्या किया जाए? अगर उनको इम्यूनिटी अगर प्रोड्यूस करना है उनके बॉडी में, अगर एंटीबॉडीज तो प्रोड्यूस हो गई नहीं, फिर क्या करना है? रेडीमेड एंटीबॉडीज। रेडीमेड एंटीबॉडीज मतलब कि दूसरे एनिमल में जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव है या दूसरे पर्सन में जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव है, उसके वो पर्सन में से एंटीबॉडीज को लिया जाएगा। या सिंपल वे में बोला जाऊं तो उसके अंदर जो है वो वैक्सीनेशन किया जाएगा, मे बी पैथोजन को एंटर किया जाएगा और वहां से जिनके बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव है, एनिमल के बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिव है, वैसे एनिमल को या ऐसे पर्सन को माइक्रोब्स के कांटेक्ट में लाया जाएगा, उसके बॉडी को इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया जाएगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएगी इनटू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और वहां से ब्लड सैंपल कलेक्ट करके एंटीबॉडीज को आइसोलेट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा इनटू द अनदर इंडिविजुअल और फिर वो कलेक्ट की हुई एंटीबॉडीज ये जो पेशेंट है जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है उसको ट्रांसफर की जाएगी या उसको दी जाएगी। दैट वी कॉल रेडीमेड एंटीबॉडीज। मतलब खुद के बॉडी में तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाती है क्योंकि इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है, इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो दूसरे के बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस करके या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके वो एंटीबॉडीज ये पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी में दी जाएगी। जैसे अभी आपने देखा कि कोविड-19 के पीरियड में आपने प्लाज्मा थेरेपी सुना होगा। प्लाज्मा थेरेपी अभी तो वैक्सीन का चल रहा है, नो प्रॉब्लम। वैक्सीन मतलब ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, ओन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा रही है इनटू द इंडिविजुअल, लेकिन रेडीमेड एंटीबॉडीज भी दी जा सकती है। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज का एग्जांपल प्लाज्मा थेरेपी था, आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी। बहुत सारे लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया था। प्लाज्मा डोनेट किया मतलब क्या? किससे प्लाज्मा लिया जाता है? जो पर्सन को ऑलरेडी कोविड हो चुका था या जो कोविड से रिकवर हो चुके थे, उनके बॉडी में डेफिनेटली कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस हो गई होंगी ना, क्योंकि एक बार उनको अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इन दैट केस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है और एंटीबॉडीज अगर प्रोड्यूस हो गई तो वो एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर रहती है, सर्कुलेट रहती है। तो वो पर्टिकुलर पर्सन का जिनको ऑलरेडी कोविड से जो लोग रिकवर हो चुके थे उनसे थोड़ा ब्लड सैंपल कलेक्ट करके उनका प्लाज्मा कलेक्ट किया गया और वो प्लाज्मा के अंदर डेफिनेटली एंटीबॉडीज आएंगी और एंटीबॉडीज वो प्लाज्मा को क्या किया जाएगा, जिनको इन्फेक्शन हुआ है या जो अभी करंट लाइव पेशेंट है या एक्टिव पेशेंट है उनमें वो ट्रांसमिट की जाती थी या उनके अंदर वो जो है वो प्लाज्मा को ट्रांसमिट किया जाता था, तो जिसकी वजह से एंटीबॉडीज भी ट्रांसमिट हो जाती थी और वो एंटीबॉडीज हेल्प करती थी टू रिकवर द पेशेंट। तो दैट वी कॉल रेडीमेड एंटीबॉडीज। समझ में आ गया? कंसेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब अभी जो हम लोग वैक्सीन ले रहे हैं कोविड का वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, और पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी, वो पैसिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट था जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती। दोनों भी केसेस, इसलिए मैंने बोला कि जो एपिडेमियोलॉजी है ये मोस्टली इट इज मोस्टली या 100% इसमें हम लोग एग्जाम्पल कोविड-19 को ले सकते हैं। और बहुत सारी चीजें समझने वाली है, लाइव हमारे सामने गुजर चुकी है। वी आर करंटली फेसिंग द सिचुएशन, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये भी मैंने बोला। ठीक है, तो एक्वायर्ड जो हम लोग गेन करेंगे या एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगे जो कि नेचुरली इननेट नहीं हो पाती है, वी कॉल एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में दो टाइप हमने देखे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन लेकर के क्रिएट किए जाएंगे या ओन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया जाएगा इनटू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वी कॉल एक्टिव एंटीबॉडीज। और पैसिव जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज अनदर इंडिविजुअल के बॉडी में प्रोड्यूस करके फिर ये वाले पर्सन को दी जाएगी, वी कॉल रेडीमेड एंटीबॉडीज या पैसिव इम्यूनाइजेशन। वी कॉल पैसिव इम्यूनाइजेशन, जिसका एग्जांपल हमने प्लाज्मा थेरेपी देखा है। अभी एक्टिव में भी दो तरह के हैं एक्टिव में भी दो तरह के हैं, जैसे मैंने बोला कि नेचुरल एक्सपोजर ऑफ अ डिसीज एंड आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। नेचुरल एक्सपोजर ऑफ अ डिसीज एंड आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो वी आर एट दिस स्लाइड जहां पे हम लोग देख रहे थे कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में दो टाइप, जैसे मैंने बोला, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब कि एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस इन्फेक्शन, एंड आर्टिफिशियल मतलब कि इम्यूनाइजेशन। अभी यहां पे आप देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि
अभी यहाँ पे हम लोग खुद की एंटीबॉडीज की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसके जो पेशेंट के अंदर या जो पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव है, और उसमें से भी नेचुरल और आर्टिफिशियल वे में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है या एंटीबॉडीज को ओन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा रही है। तो इसमें दो वेज है, जैसे कि नेचुरल एक्सपोजर टू द इन्फेक्शियस एजेंट। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज दोस पर्सन व्हिच गॉट सफर्ड फ्रॉम कोविड 19, या जो पर्सन जो रिकवर हो गए हैं तो उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एक बार उनको इन्फेक्शन हो गया था उनको इन्फेक्शन होकर के वो अच्छे हो गए, रिकवर हो गए, तो उनके बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कोविड का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो उनके बॉडी के अंदर एंटर हो चुका था और उसने इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया था, और इम्यून सिस्टम एक्टिव होने की वजह से एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस हो चुकी थी, और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने की वजह से कुछ एंटीबॉडीज ने वायरस को किल कर दिया, और कुछ एंटीबॉडीज मेमोरी सेल्स बोल के उसके बॉडी के अंदर रह गई। ठीक है, मतलब वो लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया था, उनको डिसीज हुआ था, और डिसीज होने की वजह से उनको एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी थी। तो ये एग्जांपल रहेगा नेचुरल एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। प्रोडक्शन ऑफ ओन एंटीबॉडीज ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द डिसीज, ये नेचुरल वे से ही हो रहा है, इसके लिए हमने कोई इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन नहीं लिया है। और दूसरा जो हम लोग बोल रहे हैं एक्टिव में ही, दूसरा आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल में इम्यूनाइजेशन लेकर के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएगी, मतलब वैक्सीन लेकर के एंटीबॉडीज इम्यून सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा, सिमुलेट किया जाएगा, और ओन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएगी। समझ में आ रहा है ये ब्रांच? मतलब कि अगर हम लोग एक्वायर्ड में एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में ओन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएगी, और ओन एंटीबॉडीज दो तरह से प्रोड्यूस हो सकती है। एक तो डिसीज अगर होके गया तो उसको हो सकता है कि जैसे चिकन पॉक्स का भी ऐसे ही होता है, एक बार चिकन पॉक्स होके गया तो उसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, वी कॉल हर्ड इम्यूनिटी। अभी भी जिन लोगों को कोविड होके गया है उनके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो कुछ देखते जरा। हेलो, यस सर। क्या हुआ था? बीच में इंटरप्शन हुआ था क्या? यस सर। अच्छा, कहाँ से? कौन सा पार्ट? कहाँ से इंटरप्शन हो गया था? एक्टिव इम्यूनाइजेशन वो वाला देखा हमने, एक्टिव ओन एंटीबॉडीज वाला?
चिकन पॉक्स एग्जाम्पल चिकन पॉक्स. डिसीज होके जाने का एग्जाम्पल जो मैंने बोला था, एम आई राइट? यस. अच्छा, मतलब एक्टिव में जो सेकंड दो पार्ट है एक्टिव में, नेचुरल एंड एक्वायर्ड, वो हमारा वहां से इंटरप्ट हुआ था, बराबर? यस सर. नेचुरल, जो कि एक बार डिसीज चिकन पॉक्स बोला या फिर कोविड होके गया है तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू द नेचुरल एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट वी कॉल एक्टिव और ओन एंटीबॉडीज बाय नेचुरल एक्सपोजर ऑफ डिसीज. और आर्टिफिशियल एक्सपोजर में हम लोग वैक्सीन लेते हैं. वैक्सीन अगर नेचुरली एक्सपोजर नहीं हुआ तो आर्टिफिशियली हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं. जैसे वैक्सीन में क्या होता है, वायरस ही होता है, तो वायरस को हम लोग इन कांटेक्ट लाते हैं या वैक्सीन देने के बाद में वायरस एंटर करेगा बॉडी के अंदर, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, और ये जो वायरस रहेगा वो इनएक्टिवेट वायरस रहेगा. वैक्सीन के अंदर जो वायरस रहेगा वो इनएक्टिवेट वायरस रहेगा. तो इनएक्टिवेट वायरस होने की वजह से डिसीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ओनली इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. और नेक्स्ट जो पार्ट है पैसिव, जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, रेडीमेड एंटीबॉडीज एंटर की जाती है इनटू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है. सो दैट विल बी अगेन ऑफ टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल, जो कि मैटरनल एंटीबॉडीज रहेगी नेचुरल, और दूसरा रहेगा आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज रहेगी. ठीक है. नेचुरल एंटीबॉडीज का एग्जांपल मदर टू फीटस, मतलब अगर मदर के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मदर के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है तो वो सेम एंटीबॉडीज जो है वो फीटस के अंदर भी ट्रांसमिट होती है. मतलब मदर विल डोनेट द एंटीबॉडीज टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटल कॉर्ड. मतलब ये भी जो रहेगा वो रेडीमेड एंटीबॉडीज ही मिल रही है. फीटस को कोई वैक्सीनेशन हम लोग नहीं दे रहे. फीटस को कहां से एंटीबॉडीज मिल रही है? मदर से एंटीबॉडीज मिल रही है. और हम लोग पैसिव इम्यूनिटी का अगर हम लोग बात करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जिसमें एंटीबॉडीज अनदर इंडिविजुअल में प्रोड्यूस की जाती है और नेक्स्ट इंडिविजुअल में ट्रांसमिट की जाती है. तो लाइक इन सेम वे दो इंडिविजुअल है, एक मदर है एक फीटस है, तो मदर की बॉडी अलग है, फीटस की बॉडी अलग है. मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है और फीटस की बॉडी में वो ट्रांसमिट हो रही है. तो इसका मतलब ये भी हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडीज ही बोला जाएगा. रेडीमेड एंटीबॉडीज फीटस को मिल रही है फ्रॉम मदर, सो दैट वी कॉल नेचुरल, क्योंकि ये नेचुरल रहेगी, नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडीज. ठीक है. और आर्टिफिशियल मतलब जिसमें जैसे मैंने बोला कि अनदर इंडिविजुअल के बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएगी और उसको कलेक्ट करके ट्रांसमिट किया जाएगा, जिसका एग्जांपल मैंने प्लाज्मा थेरेपी बोला था. ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी बोला था. अभी मुझे एक कोई तो बताइए इसके एग्जाम्पल, या मुझे कोई एक प्लीज जरा एक्सप्लेन कीजिए, आपको क्या समझ में आया नहीं समझ में आया, मुझे वो देखना है. कौन बताएगा? हिबा है क्या इधर? हिबा खान, हिबा? है है या नहीं? चलो दूसरा कौन बताएगा? विलिंगली आपकी तरफ से बता बोलो कि मुझे ये वाला इम्यूनिटी वाला पार्ट समझ में आ गया, एक्सप्लेन करना है आपको कि वो क्या चीजें होती है. हु विल टेल, हु विल एक्सप्लेन? कोई भी नहीं बताएगा? अरे कोई बता सकता है क्या? हाँ हिबा खान, हिबा. एब्सेंटी लगेगा मैडम आपका? नदीम, गढ़वाल नदीम. यस सर. हाँ मैं अभी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ सर, आप बताइए जरा
आपको क्या समझ में आ गया ये इम्यूनिटी वाला क्लासिफिकेशन? आप बताइए विद इट एग्जाम्पल कि क्या क्या रहेगा। Sir, चलो। immunity is divided in two parts: natural and acquired immunity. Natural immunity is which is naturally produced in our body, which is God gifted. नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होती, वो गिफ्टेड ही रहती है, वो प्रोड्यूस नहीं होती है। Which is हाँ, naturally present. तो उसको क्या बोला जाएगा? व्हाट वी कॉल एक्वायर्ड और इनेट? Uh, innate. इनेट, ओके, हाँ। मतलब उसको प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं रहती, वो ऑलरेडी आती है, वो बॉडी के अंदर Yes, ही sir. रहती है वो। ठीक है, गॉड गिफ्टेड, हाँ ठीक है। दूसरा Acquired immunity. एक्वायर्ड मतलब, मुझे मुझे ये सब बताइए नदीम। Yes, sir. ऐसा समझ के मुझे बताइए कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे जीरो नॉलेज है। या हमारे जो जो ये है ना श्रोतागण अभी जो सुन रहे हैं, सारे प्रेक्षकगण, श्रोतागण, ऑडियंस, उन लोगों को भी अभी जीरो नॉलेज है, ऐसा समझ के आप बताइए। हम आपका गाइडेंस चाहते हैं इसके बारे में, बताइए। In acquired immunity, actually, natural immunity is not sufficient to protect the body. हम्म It is acquired immunity is the immunity that is produced in the body हम्म through the stimulation of antibody producing cell of the body. हम्म Uh, Acquired immunity is divided in active immunity and passive. हम्म In active immunity, it is divided in two parts: naturally acquired and artificially acquired. अच्छा। नहीं, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस रहेगा सर? In active immunity is produced in the body, and passive immunity is given. No, sir. In passive immunity, in passive immunity, चलो, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, दूसरा कोई खान हिबा हुए क्या एक्टिव? आपको सुनाई दे रहा है? सर यस सर, मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैंने 2 को मैसेज भी किया था आपको बताने के लिए। जी मैडम, थैंक यू। आप बताइए, आप अभी एक्टिव पैसिव से आप बताइए अब। ओके सर, इम्यूनिटी में जो इन्नेट होती है वो हमको बचपन से होती है, लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो भी होते हैं ब्लड के या कोई भी इम्यूनिटी से रिलेटेड। एंड एक्वायर्ड में जो 2 टाइप बताया, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मतलब जो हमारी बॉडी खुद अगर कोई आउटर इन्फेक्शन से खुद जो इम्यूनिटी मतलब जो एंटीबॉडीज बना सकती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एंड पैसिव उसको बोलते हैं जो वो हम देते हैं, मतलब बाहर से देते हैं। बाहर से तो वैक्सीन भी देते हैं ना मैडम, वो कहाँ आता है पैसिव में? मतलब अगर कोई बाय नहीं, डिफॉल्ट जो बनती है एंटीबॉडीज। मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ, एंटीबॉडीज के टर्म में बताइए, एक्टिव और पैसिव का एंटीबॉडी के फॉर्म में बताइए कि क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव फॉर्म में जो एंटीबॉडीज होती है वो पहले अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है एंड पहले से हमारे उसके थ्रू अगर हमको पहले हो चुकी है डिजीज, तो वो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में पहले से बन जाती है, तो इसलिए वो है ना हमको फिर से वो डिजीज एक्वायर करने के लिए वो फाइट बैक कर देती है, तो वो हमको नहीं होता है इन्फेक्शन। एंड पैसिव में जो है रेडीमेड जो एंटीबॉडीज आपने बताया है, तो उसमें जो एंटीबॉडीज होती है उसमें वो पहले से प्रेजेंट होती है, हमको पहले से देते हैं, वो एंटीबॉडीज मिलती है हमको, रेडीमेड होती है वो, मतलब पहले से प्रेजेंट होती है वो एंटीबॉडीज। कहाँ प्रेजेंट होती है मैडम पहले से? इन दी बॉडी सर। लेकिन वो ओन होती है कि दूसरों की डोनेट की हुई होती है? डोनेट की होती है ये। हाँ, तो यही तो मैं आपसे ये चाह रहा था कि एक वर्ड जो ओन एंटीबॉडीज है वो मुझे चाहिए था। मतलब एक्टिव में खुद से एंटीबॉडीज खुद के बॉडी में प्रोड्यूस होती है, ओन एंटीबॉडीज होती है एक्टिव इम्यूनिटी में। और पैसिव इम्यूनिटी की अगर हमको डेवलप करना है तो वो ओन एंटीबॉडीज नहीं होती है, वो रेडीमेड वो मिलती है, जैसे अगर कोई हम थेरेपी करते हैं, आपने बताया था प्लाज्मा थेरेपी, उसके थ्रू मिलती है। ओके, हाँ, प्लाज्मा थेरेपी भी एक एग्जांपल होता है। दूसरा, एनिमल्स के बॉडी में भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे हॉर्स, नॉर्मली हॉर्स आर प्रीफर टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज
जो इंडिविजुअल है जिसके खुद के बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पा सकती है, तो एक तो दूसरे इंडिविजुअल में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाएंगी, या तो फिर दूसरे एनिमल में जैसे कि हॉर्स है प्रेफरेबली, फिर वहां से उसका प्लाज्मा कलेक्ट करके या उसका ब्लड कलेक्ट करके एंटीबॉडीज ली जाएगी और वो फिर ये इंडिविजुअल को दी जाएगी बाय इंजेक्टेबल वे, दैट वी कॉल रेडीमेड एंटीबॉडीज, करेक्ट? यस सर। हाँ, आगे बताइए नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल ये कैसे होगा? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, अभी जो एक्टिव में नेचुरल एंड ठीक है, ठीक है। आर्टिफिशियल। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। यस यस सर। ठीक है, अभी खिजरा बताएंगे, खिजरा आपका। ठीक है, अब खिजरा बताइए, नीचे जो सब टाइप दिए हमारे नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल, उसका एक्सप्लेनेशन आप बताइए कैसे होता है ये? यस सर। जो नेचुरल जो होती है ना, मतलब एक्टिव की जो नेचुरल पार्ट होता है ना, वो मतलब इम्यूनिटी है जो कि अपने को मतलब एक टाइम जो डिजीज हो गया वो एंटीबॉडीज बॉडी में रहते तो वो खुद रेजिस्ट कर लेते, वो सेकेंड टाइम डिजीज नहीं होता है। हाँ हाँ, एग्जाम्पल। ये सेकंड टाइम डिसीज नहीं होता है, ये जो बोल रहे हैं ना हम लोग, ये हाँ। हम लोग 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि सेकंड टाइम होगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको कोविड का बोला, एक बार जिसको एक्सपोजर हो गया है तो उनको फिर से नहीं होगा ये, लेकिन ये हम लोग 50% पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं। 100% ऐसा नहीं कि वो होगा ही नहीं, ये नहीं बोल सकते, ठीक है? बट इट विल बी देयर, 50% तो चांसेस है कि उसको उसके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है वो डेवलप हो जाएंगी, ओन एंटीबॉडीज, ठीक है, ड्यू टू नेचुरल एक्सपोजर ऑफ डिसीज। लेकिन 100% उसको सेकंड टाइम होगा ही नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते। ये हम लोग चिकन पॉक्स के बारे में एक बार बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है, लेकिन कोविड के बारे में नहीं बोल सकते, ठीक है? हाँ, और आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मीन्स वो वैक्सीनेशन देते, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज अपने बॉडी में डालते हैं। डालते नहीं मैडम एंटीबॉडीज। हाँ, वही वो प्रोड्यूस होती है। हाँ, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना होता है बाय स्टिमुलेटिंग द इम्यून सिस्टम। वैक्सीनेशन से प्रोड्यूस होते हैं वो, एंड फिर वो रेजिस्ट करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अभी ठीक है मैडम, थैंक यू। फरियाल है, फरियाल? फरियाल है? यस सर। हाँ मैडम, आप पैसिव को एक्सप्लेन कर दीजिए। पैसिव के जो नेचुरल और आर्टिफिशियल हमने बोला है उसके जरा एग्जाम्पल और क्या होता है वो जरा हमको बताइए। सर आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं बाहर थी तो उसकी वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से समझ में नहीं आया। अरे क्या मैडम, एक्सपेक्टेड लोगों ने ऐसा किया तो कैसे चलेगा? ठीक है, चलो। सर और आई एम दूसरा कोई? सॉरी। ठीक है, नॉट इश्यू मैडम। नेक्स्ट कौन बताएगा, बॉयज में से कौन बताएगा? बॉयज लैगिंग बिहाइंड, हु इज एबल टू डेयर? नदीम, नदीम सर का तो थैंक यू, आपने बोला है, एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में। और दूसरा कोई? कौन बताएगा, प्लीज जरा बताइए। हाँ, ये किधर है? फयाज? फयाज नहीं है? मुश्तकिम, पठान मुस्तकिम? यस सर। हाँ साहब, बताइए, पठान सर बताइए आप। कहाँ है आप, एयरपोर्ट पे है क्या? नहीं सर, बाहर था। हाँ बताइए ना सर। क्या बताना? बाहर क्यों हैं आप? सर थोड़ा काम से आया था। अरे वाह वाह वाह, अब तो मल्टीटास्किंग हो गए, लेक्चर भी अटेंड कर रहे हैं, बाहर जाके मस्त काम भी कर रहे हैं। हाँ तो ये बताइए फिर, जो मेन काम अभी आपको दिया गया है वो तो काम से आए हैं, उसके पहले हम लोग भी आपको 10, 10, 10 से काम दिए हैं, वो काम की बात कीजिए पहले। आपको समझ में आया क्या? आपने सुना क्या वो ठीक से? हाँ सर, सुना थोड़ा। अब बताइए ना फिर।
जल्दी बताइए, हमारे पास जो ऑडियंस है उनका टाइम वेस्ट मत करो प्लीज। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताइए। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताइए। आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। अरे क्या पठान साहब, आप ऐसा किए तो कैसे चलेगा? बाकी के सब बाहर के सब काम कर रहे हैं, जो मेन काम आपको दिया गया पहले वही नहीं कर रहे हैं, तो बाहर के कामों का क्या है फिर? क्या क्या कहना बाहर के कामों का फिर? मतलब एक भी काम ठीक से नहीं करते आप। ठीक है, म्यूट करो। अरशद, खान अरशद, अरशद क्या हुआ? अनम्यूट करो योरसेल्फ। यस सर। हाँ बोलिए अरशद साहब, हमको वो बताइए एग्जाम्पल। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल बताइए इन शॉर्ट। पता है क्या? सॉरी सर। अरे आप तो काई कबीले वाले लग रहे भाई, आपका तो अच्छा सा सिंबल ये वो सब आ रहा है। वो लोग तो अच्छे वॉरियर्स थे, हर चीज में आगे थे वो लोग, काई कबीले वाले। आप खाली सिंबल रख के पीछे रह रहे। दूसरा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल या इम्यूनिटी का एग्जाम्पल। Sir, I can tell. Sir, हाँ बताइए। naturally acquired passive immunity in this type, immunity antibodies are transported from mother to fetus, फोर्टस नहीं, फीटस। fetus through the blood. ओके, थैंक यू। And- और and- दूसरा आर्टिफिशियल का? Artificial produced by injecting antibodies. Antibody first produced in an animal usually. हाँ, गुड गुड। एंड इंजेक्टेड इनटू द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हाँ. मतलब ओवरऑल आपको ये बोलना है कि दोनों भी जो पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज दूसरे इंडिविजुअल में प्रोड्यूस की जाती है और जो पर्सन है उसको फिर दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है, बराबर? Yes, sir. ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू। Thank you, sir. सर, एक्सक्यूज मी बोलिए। सर। हाँ, सर, बोलिए। जो आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन होता है वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होता है या शॉर्ट